ऑटोमोबाइल की दुनिया का ये लोगो कभी ना कभी आपकी नजर से जरूर गुजरा होगा और यकीनन ये कोई राज की बात तो है नहीं, ये है मर्सिडीज बेंज। दुनिया की सबसे पुरानी और लग्जरी कारें बनाने वाली कंपनियों में से एक कारों के शौकीन अफराद की पसंदीदगी और उससे वाबस्तगी ऑटोमोबाइल के इस ब्रांड की तारीखी अहमियत साबित करती है। क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा मतलूब और महंगी कारों में शुमार की जाने वाली इस जर्मन कंपनी का मार्केट कैप क्या है? 80 बिलियन यूएस डॉलर्स। जी हाँ, 80 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये बात भूलना आसान नहीं है कि इस जायंट की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने से हुई। जिस शख्स ने सबसे पहले एक बगैर घोड़े के चलने वाली गाड़ी बनाने की कोशिश की, इस जस्तजू में उसे बहुत से शक्कुको शुबात और नाकामियों का सामना करना पड़ा। बहुत सी मुश्किलात और मसाइल के बावजूद उसने सबको गलत साबित कर दिया और अपनी इस छोटी सी कोशिश को 19वीं सदी के आखिर में दुनिया की पहली और सबसे बड़ी प्रोडक्शन कार कंपनी में बदल दिया। आप देख रहे हैं फोकस ऑन अ सक्सेसफुल स्टोरी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे एक शख्स ने बगैर घोड़े से चलने वाली गाड़ी यानी हॉर्सलेस कार बनाने की कोशिश की और अपनी इस कोशिश को आगे चलकर एक बड़े ख्वाब में तब्दील किया और आखिरकार उसका ये ख्वाब भी एक बड़ा ब्रांड बन गया। जो कहानी एक मुतासिर कुन कामयाबी के तौर पर शुरू हुई, हैरत अंगेज तौर पर उस वक्त एक तारीख रुख इख्तियार कर गई। दूसरी जंग अजीम में कंपनी ने फोर्स लेबर से काम करवाया और फायदा उठाते हुए भारी प्रॉफिट कमाया। जब कंपनी ने हिटलर की फौज को फौजी गाड़ियां बना कर दी, तकिया लगाकर टेक लगाएं और पुरसकून होकर बैठे, क्योंकि आज हम आपको मर्सिडीज बेंज की दीवाना कर देने वाली कहानी और उस शख्स का अहवाल बताने वाले हैं जिसने कार के तहैयुल को हकीकत बनाकर दिखाया। उस शख्स का नाम है कार्ल बेंज 25 नवंबर 1844 को जर्मनी के शहर मेहलबर्ग में पैदा हुए। उनके वालिद एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे जो मुश्किल से अपने खानदान की किफालत कर पा रहे थे। कार्ल जब 2 साल के थे कि उनके वालिद ट्रेन के एक खुले डब्बे में शदीद मौसम की वजह से बीमार हुए और इंतकाल कर गए। अपने शोहर को कम उम्री में खो देने के बाद कार्ल की वालिदा ने अपने बेटे की किफालत के लिए बहुत सख्त मेहनत की और इस बात को यकीनी बनाया कि उनका वाहिद बेटा गुर्बत का शिकार ना हो बल्कि अच्छी और आला तालीम हासिल कर सके। ये कहना बेजा ना होगा कि कार्ल बेंज का बचपन काफी मुश्किलात भरा था। गुर्बत में रहने और भूखे सोने के बावजूद कार्ल अपनी वालिदा ही की सख्त मेहनत की बदौलत स्कूल जाने में कामयाब हुए और बहुत कम उम्र में ही अपनी जहानत के आसार दिखाने लगे, खास तौर पर केमिस्ट्री और मैकेनिक्स में। नौजवानी में कार्ल को फोटोग्राफी और दीवार पर लगी घड़ियों की मुरम्मत का शौक था, जिससे उनकी औजारों के साथ महारत के आसार वाज़ेह होना शुरू हो गए। हिस्टोरिकली कार्ल के आबाओ अजदाद हुनरमंद डिजाइनर, टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर थे। इसी वजह से कार्ल ने अपने खानदान के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया और 15 साल की उम्र में कॉर्सेरा यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दाखिला इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। यही कार्ल के अपने एक टीचर फर्डिनेंड रेटनबाहर से मुलाकात हुई, जो बाद में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाले थे। रेटनबाहर जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक वर्कशॉप वर्क से एक टेक्निकल साइंस में तब्दील करने वाली सबसे अहम शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं। वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि रेलवेज और कश्तियों में इस्तेमाल होने वाले स्टीम इंजन बहुत जल्द माजी का हिस्सा बनने वाले हैं। रेटनबाहर की टीचिंग की बदौलत कार्ल बेंज की बगैर घोड़े से चलने वाली गाड़ियों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। चूंकि कार्ल खुद बकायदगी से साइकिल चलाते थे, इसी वजह से कार्ल ने अपने साइकिल पर तजुर्बात करना शुरू कर दिए ताकि वो दरियाफ्त कर सके कि वो एक मोटराइज्ड गाड़ी कैसे बना सकते हैं। उस वक्त तक बहुत से इंजीनियर्स और इन्वेंटर्स पहली ऑटोमोबाइल बनाने की कोशिश कर रहे थे और काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे, लेकिन उनकी ये इब्तदाई इजादात अभी मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल नहीं थी। कार्ल ने महसूस किया कि ज्यादातर चलने वाली गाड़ियां स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ही चल रही हैं। प्रोफेसर रेटनबाहर की रहनुमाई में उन्होंने बहुत जल्द ही जान लिया कि उन्हें स्टीम इंजन
विजन से हटकर कुछ नया तैयार करना पड़ेगा। इब्तिदा में लोगों ने कार्ल के इस विजन का मजाक उड़ाया, लेकिन वो हमेशा अपने इस ख्वाब पर मुकम्मल यकीन रखते हुए आगे बढ़ते गए। 19 साल की उम्र में कार्ल ने कोर्सरा यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और अगले 7 साल उन्होंने मुख्तलिफ इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जॉब्स करने में गुजारे। अगरचे वो किसी भी काम में ज्यादा वक्त तक ना ठहर सके, लेकिन उन्होंने उस दौरान जो कुछ भी सीखा उसे बुरे कार लाते हुए अपना जाती बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। 1871 में जब कार्ल की उम्र 27 बरस थी, उन्होंने एक दूसरे मैकेनिक ऑगस्ट रिटर के साथ पार्टनरशिप की और दोनों ने मिलकर मानहाइम में आयरन फाउंड्री और मैकेनिकल वर्कशॉप चलाना शुरू कर दी। अगरचे कार्ल अपना ये काम कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अपने उस जाती मंसूबे पर भी काम कर रहे थे, यानी एक ऑटोमोबाइल बनाना। ऑगस्ट रीडर के साथ ये कारोबारी शराकत कार्ल के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित ना हुई, क्योंकि रेटर एक गैर जिम्मेदार इंसान था। यहाँ तक कि लोकल अथॉरिटी ने इनकी वर्कशॉप के तमाम आलात जब्त कर लिए और कंपनी अपने पहले साल ही शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई। खुशकिस्मती से उसी दौरान कार्ल की मुलाकात बेर्ता रिंगर नामी औरत से हुई और कुछ अरसा बाद कार्ल ने उससे शादी कर ली। बेर्ता रिंगर का ताल्लुक एक अमीर खानदान से था और उसके लिए ये नाकाबिले कबूल था कि उसके शोहर की सख्त मेहनत उसके बिजनेस पार्टनर की लापरवाही की वजह से जाया हो जाए। चुनाचे उसने अपनी जहेज की रकम इस्तेमाल करके रेटर के तमाम शेयर खरीद लिए और इस तरह कार्ल और बेर्ता कंपनी के मुकम्मल मालिक बन गए। दोनों ने मिलकर अपने छोटे से कारोबार को संभाला और अगले 10 साल कई मुश्किलात के बावजूद अपने बिजनेस को कामयाबी के रास्ते पर डाल दिया। ये वही वक्त था जब कार्ल बेंज अपनी असली जहानत को साबित कर पाए। उन्होंने अपने पर्सनल तजुर्बात में कई कामयाबी हासिल की। खास तौर पर 1879 में एक पेट्रोल से चलने वाला 2 स्ट्रोक इंजन तैयार किया। इसके अलावा अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने कई इन्वेंशंस को पेटेंट करवाया, जिनमें इंजन स्पीड रेगुलेशन सिस्टम, बैटरी से चलने वाला इग्निशन सिस्टम, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, क्लच, गियर शिफ्टर और वाटर रेडिएटर शामिल थे। इन इन्वेंशंस की बदौलत कार्ल न सिर्फ बगैर घोड़े की गाड़ी के ख्वाब के करीब पहुंचे, बल्कि नए प्रोडक्ट बनाने में भी कामयाब हो गए। ताहम अभी भी कारोबार इतना अच्छा ना था जितनी वो उम्मीद कर रहे थे। इन तमाम प्रोडक्ट्स की तैयारी में लागत इतनी बढ़ गई कि बैंक्स उनसे कॉर्पोरेशन करने से हेजिटेट करने लगे। अब वो मजबूर हो गए थे कि नए इन्वेस्टर्स के साथ शराकतदारी करें। 1882 में उन्होंने अपनी कंपनी को जायंट स्टॉक कंपनी में शामिल कर दिया, लेकिन कुछ ही अरसे में कार्ल के पास कंपनी के सिर्फ 5% ही शेयर्स रह गए और कम शेयर्स होने की वजह से कंपनी में इनकी हैसियत बहुत कम होकर रह गई। जब भी कंपनी कोई नई प्रोडक्ट बनाती, उनके आइडियाज को अहमियत ना दी जाती। कार्ल इस तमाम तर्ज अमल से बहुत मायूस और दिल बर्दाश्ता रहने लगे और एक दिन उन्होंने अपना बैग पैक किया और उस कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए खैर आबाद कहते हुए वहाँ से रवाना हो गए। कार्ल बेंज के लिए अपनी कंपनी छोड़ने का साल एक सख्त दशका था, लेकिन उन्होंने मायूस होने के बजाय कामयाबी हासिल करने के लिए ज्यादा जिद्दोजहद शुरू कर दी। उनका पुराना शौक साइकिलों से मोहब्बत उसे मैक्स रोज और फ्रेडरिश विलियम तक ले गए। ये दोनों अफराद मानहाइम में एक साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते थे। तीनों ने मिलकर इंडस्ट्रियल मशीनरी और स्टेशनरी गैस इंजन बनाने पर तवज्जो मरकूज की और बेंज एंड CIE की बुनियाद रखी। कार्ल की पिछली तमाम कोशिशों के बरअक्स ये कारोबार जल्द ही मुनाफा बख्श बन गया। मुस्तकिल आमदनी और 25 अफराद पर मुश्तमिल अमले के साथ बेंज ने आखिरकार अपने ख्वाब की तकमील की जानिब मुकम्मल तवज्जो दी। एक ऐसी ऑटोमोबाइल बनाना जो गैस इंजन से चले। रवायती गाड़ियों में सिर्फ इंजन जोड़ने के बजाय कार्ल ने गाड़ी के गिर्द इंजन बनाया और साइकिल की टेक्नोलॉजी से मुतासिर होकर एक 3 पहियों वाली गाड़ी तैयार की, जिससे दुनिया की पहली रियल ऑटोमोबाइल माना जाता है। ये गाड़ी 1885 में मुकम्मल हुई। उसे BPM कहा गया, यानी बेंज पैटेंट मोटर वैगन। ये दोनों जिस्तों वाली गाड़ी 3 पतले पहियों पर चलती थी। इसमें एक सिलेंडर वाला 4 स्ट्रोक इंजन लगा था जो पेट्रोल से चलता था। इस इंजन की ताकत 1 हॉर्स पावर से भी कम थी और तकरीबन 7 मील फी घंटा की रफ्तार से चल सकता था। कार्ल बेंज जानते थे कि ये एक इनकलाबी इजाद है। मजीद कई तजुर्बातों बेहतरी के बाद 1886 की गर्मियों में वो अपनी हैरत अंगेज सवारी अवाम के सामने ले आए, लेकिन अवामी रद्द अमल मिला जुला था। कुछ ने उनकी तख्लीक को सराहा, जबकि ज्यादातर लोगों ने इस मशीन नुमा गाड़ी को शक की नजर से देखा। कुछ लोग इसे शैतानी गाड़ी कहकर कार्ल को ही शैतान समझ बैठे। कार्ल के कारोबारी साथी भी ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि
क्योंकि उनके ख्याल में वो एक बेकार इजाद में वक्त जाया कर रहे थे। वो कहते थे आखिर कोई ऐसी चीज क्यों खरीदेगा, ये घोड़े से तेज नहीं, आसानी से खराब हो सकती है और ईंधन खत्म हो जाए तो रुक जाएगी। लेकिन कार्ल बेंज पुरअज़्म थे। उन्हें यकीन था कि ये बगैर घोड़े की गाड़ी ही मुस्तकबिल है। 1888 में उन्होंने पहली बार गाड़ियां बेचने का कारोबार शुरू किया। वो दुनिया के पहले शख्स बने जो कारें फरोख्त करते थे। उनका सबसे बड़ा सहारा उनकी बीवी बेर्था बेंज थी, जो अक्सर वर्कशॉप में उनके साथ रहती और नई तजावीज देती। अगरचे कार्ल ने अपनी गाड़ी में कई इम्प्रूवमेंट्स की, तब भी लोग उनके विजन को ना समझ सके। जिन चंद लोगों ने गाड़ियां खरीदी वो भी उन्हें सिर्फ मुख्तसर फासलों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे और उनके साथ हमेशा एक मैकेनिक का होना लाजमी था। चूंकि गाड़ियां बहुत महंगी थी इसलिए सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे। लेकिन अमीर तबके के कई लोग भी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये गाड़ियां बहुत शोर करती थी और तेल से भरी होती थी। लेकिन कार्ल बेंज को दुनिया को कायल करना था कि कार का दौर आ चुका है। 1885 की एक सुबह कार्ल की बीवी बेर्था बहुत जल्द उठ गई जबकि कार्ल अभी सो रहे थे। उसने कार्ल की गाड़ी निकाली और एक ऐसे सफर पर निकल पड़ी जिसे ऑटोमोबाइल की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इस सफर में उसने अपने 2 बेटों को भी साथ ले लिया और 12 घंटों से ज्यादा तवील सफर करके अपनी मंजिल फवाजहाइम पहुंच गई, जो उनके घर से 4 मील दूर था। बेर्था ने अपने इस प्लान के बारे में अपने शोहर हत्ता के पुलिस को भी कुछ न बताया क्योंकि उसे पता था कि ये लोग उसे ये एडवेंचर नहीं करने देंगे। उस दौर में अब तक किसी दूसरी कार या मोटरसाइकिल ने इतना लंबा फासला तय नहीं किया था, लेकिन वो पुरअज़्म थी कि कार्ल बेंज की इस इन्वेंशन की अहमियत को साबित करके दिखाएंगी। ताहम बर्था का सफर आसान ना था। रास्ते में उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसे कि घोड़ों के लिए धूल भरे और पथरीले रास्ते अबूर करना, गैस हासिल करने के लिए फार्मेसी पर रुकना और कुछ मैकेनिकल मरम्मतें अंजाम देना। उनका सफर 12 घंटों से ज्यादा तवील रहा, लेकिन बिल आखिर वो सब खैरियत से फवाजहाइम पहुंच गए। सबसे बढ़कर उस सफर में वो मकसद हासिल किया जो बर्ता ने तय किया था। आने वाले वक्त ऑटोमोबाइल का ही होगा। उसके साथ ही बेंज वैगन शहर में मौजूए बायस बन गया और कार के कारोबार को बेहद शोहरत मिली। जल्द ही बेंज एंड CIE तेजी से तरक्की करने लगा और 1890 तक ये जर्मनी में दूसरा सबसे बड़ा ईंधन बनाने वाला इदारा बन चुका था। लेकिन ये कामयाबी गाड़ियां बेचने के बजाय स्टेशनरी गैसोलीन ईंधन फरोख्त करके हासिल की गई। बहरहाल जब 2 नए कारोबारी शरकतदार फ्रेडरिक और जूलियस गेम्स कंपनी में शामिल हुए तो उन्होंने कारोबार और मार्केटिंग के शोबे संभाले, जिससे बेंज को अपने इंजीनियरिंग के टारगेट्स पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करने का मौका मिला। उसके अलावा अपने कारोबारी शरकतदारों की सिफारिश पर उसने एक नई और बेहतर गाड़ी डिजाइन की जो 1893 में मार्केट में आई। इसका नाम बेंजो कुटोरिया रखा गया। ये एक ज्यादा आरामदेह 2 नशिस्तों वाली गाड़ी थी जिसमें 3 हॉर्स पावर का इंजन था और ये 11 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती थी। इस गाड़ी की काबिल एतमाद कारकर्दगी की वजह से फरोख्त काफी अच्छी रही, लेकिन इसके बाद में आने वाला मॉडल बेंज वेलो असल कामयाबी साबित हुआ। तकरीबन 1200 यूनिट्स की पैदावार के साथ बेंज वेलो दुनिया की पहली बड़ी पैमाने पर तैयार होने वाली कार बनी। 1890 की दहाई से लेकर 1900 की दहाई के शुरू तक बेंज एंड सी को दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बना दिया। ताहम जब बेंज कंपनी कामयाबी की बुलंदियों पर थी उसी वक्त उससे करीबी कंपनी डैमलर मोटर से सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। डैमलर कंपनी की क़यादत गॉटलैंड डैमलर और विलियम मेबैक कर रहे थे, जो दोनों बेहतरीन इंजीनियर्स थे। मगर गॉटलैंड डैमलर खास तौर पर अपने कारोबारी फहमो फरास और अच्छी कैमरा टेक्नीशियन के लिए मशहूर थे। ये बात कार्ल बेंज में लैक करती थी। डैमलर ने 1892 में अपनी पहली कमर्शियल कार लॉन्च की और फिर 1894 में एक 2 सिलेंडर कार और 1897 में अपनी पहली फ्रंट इंजन कार इंट्रोड्यूस करवाई। उन गाड़ियों का डिजाइन ज्यादा अट्रैक्टिव और आरामदेह था, जिसकी वजह से ये क्लियर हो गया कि डैमलर कंपनी बेंज को सख्त मुकाबला दे रही थी। 1900 में गॉटलैंड डैमलर का इंतकाल हो गया और कंपनी की बागडोर विलियम मेबैक के हाथों में थी। मेबैक ने जल्द ही अपने शाहकार तकनीक मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर 1901 में मुतारिफ कराई, जो कि पहली ऐसी गाड़ी थी जिसने जदीद कारों का तस्वीर पेश किया। ये गाड़ी ताकतवर गैस इंजन, वसी और बड़ी बॉडी, स्टील के शानदार चेसिस और कम मरकजी सर्कल के साथ तैयार की गई थी। इस गाड़ी को असल में एक अमीर कारोबारी शख्स एमएल जैनेक की दरखास्त पर बनाया गया, जिसने अपनी बेटी मर्सिडीज के नाम पर इसका नाम रखा।
मर्सिडीज 35 HP ने सड़कों पर कई रेसेस जीती और अपनी बेमिसाल 56 माइल्स पर आवर की रफ्तार की वजह से जबरदस्त शोहरत हासिल की। इस कामयाबी के बाद डैमलर कंपनी ने अपनी तमाम गाड़ियों को मर्सिडीज के ब्रांड के तहत फरोख्त करना शुरू कर दिया और रेसिंग के अलावा अवामी इस्तेमाल के लिए भी नए मॉडल मुताबिक करवाए। दूसरी तरफ कार्ल बेंज के शराकतदार उस नए ट्रेंड से खुश नहीं थे और फौरी तौर पर उसका मुकाबला करना चाहते थे। उन्होंने चंद फ्रांसीसी डिजाइन की मदद ली और बेंज की इजाजत के बगैर एक तेज रफ्तार मॉडल तैयार किया, जिस पर कार्ल बेंज सख्त नाराज हुए। वो हमेशा एक आहिस्ता और मुख्तार ड्राइविंग के हामी थे और उन्हें तेज रफ्तार गाड़ियों के शोर और खतरात से सख्त नफरत थी। बदकिस्मती से उनके शराकतदारों की बनाई गई नई कार कामयाब न हो सकी और 1903 से 1904 के दरमियान कंपनी को बहरान का सामना करना पड़ा। मायूस होकर कार्ल बेंज ने कंपनी छोड़ दी, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बेंज को अपनी नशिस्त पर बरकरार रखा। बिलाखिर उन्होंने रेसिंग गाड़ियों की तैयारी की इजाजत दे दी और 1908 तक बेंज ने 120 हॉर्स पावर की एक शानदार कार तैयार की, जिसने लेनिनग्राड से मॉस्को तक का सफर सिर्फ 8.5 घंटों में मुकम्मल किया। लेकिन 1909 में ब्लिट्जन बेंज नामी 200 हॉर्स पावर की एक और जबरदस्त रेसिंग कार बनाई गई, जिसने दुनिया के किसी भी हवाई जहाज, ट्रेन या ऑटोमोबाइल का इस वक्त तक सबसे तेज रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1911 में 140 माइल्स पर आवर तक पहुंच गए। जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो जर्मनी की मईशत ज़वाल का शिकार हो गई और बेंज और डैमलर दोनों कंपनियां शदीद माली मुश्किलात में मुब्तला हो गई। 1924 में दोनों कंपनियों ने अपनी पैदावार की लागत कम करने के लिए शराकतदारी का मुआहदा किया और फिर आखिर 1926 में मुकम्मल तौर पर जम होकर बेंज की शक्ल अख्तियार कर ली। उसके बाद कंपनी ने अपनी गाड़ियों को मर्सिडीज बेंज के नाम से मुतारिफ करवाया, जैसे कि मर्सिडीज बेंज 630, SS, SSK और SSKL। कार्ल बेंज ने अपनी जिंदगी में ही ऑटोमोबाइल सनत की तरक्की को देखा। 1929 में 83 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, मगर उनकी इजाद ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मर्सिडीज बेंज आज दुनिया की सबसे कीमती और मारूफ कार कंपनियों में से एक है और ये सब कुछ कार्ल बेंज की मेहनत, लगन और ख्वाब के बगैर मुमकिन ना होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल फोकस ऑन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।